हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स में। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। 5 राउंड्स उन पे चली है। अभी उनका डेथ नहीं हुआ है, बट उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिटेड है। इनका नाम है रॉबर्ट फीको। सो द मोमेंट इट हैपन, जब ये हुआ, पूरी दुनिया में हड़दम मच गई कि अगर ये पाकिस्तान में होता था, अफगानिस्तान में होता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो चलते ही रहता है वहाँ पे, राइट। बट एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, अगर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरीके से असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी सिंडिकेट की वजह से हो सकता है, या बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है कि इनको निकालने के लिए। दैट इज़ द रीज़न इतना बड़ा एक स्टेप लिया गया है वहाँ पे, जो भी इनके अपोजिशन वाले हैं कि इनको ही असैसिनेट करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे उन्होंने कहा है कि वो डीपली शॉक्ड है एट द शूटिंग एट स्लोवाकियास पीएम रॉबर्ट फीको के, और कंडेम करते हैं ऐसी कवर्डली और ये बहुत नोटोरियस एक्ट जो भी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, और स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे करते हैं रॉबर्ट फीको के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और ये भी बोले हैं कि इंडिया स्टैंड करता है पीपल ऑफ स्लोवाकिया के रिपब्लिक से। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन also said that this atrocious crime cannot be justified. So not only इंडिया बट नॉट ओनली रशिया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ऑटोमेटिकली दे वेंट इनटू शॉक में चले गए हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का भी असैसिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्लोवाकिया के डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उनका असैसिनेशन क्यों हुआ था, रीजंस क्या है, इंडिया रिस्पॉन्स टू असैसिनेशन उसमें क्या है, रोल ऑफ स्लोवाकिया इन द वर्ल्ड वार टू, वेलवेट रेवोल्यूशन एंड ऑपरेशन ग्लैडियो। All these topics we are going to discuss in this particular lecture. चलो शुरू करती है। Why was he assassinated? Reason for assassination बहुत सिंपल बताया जा रहा है। ये हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं, ये सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए बड़े भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, जिससे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत ही ख़राब हो रहा है स्लोवाकिया में। इस वजह से जो भी इनके ऑपोजिशन में है वो लोग ये असैसिनेशन प्लान करें। ये वहाँ के होम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट स्लोवाकिया की गवर्नमेंट है, जिसके वो पीएम है, वो उनका ये मानना है। और स्लोवाकिया एक बेसिकली रशिया के पास है, बिकॉज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है तो रशिया के आसपास है। तो रशिया जैसी उनके पास एक कम्युनिस्ट एक ज़माने में गवर्नमेंट भी थी, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। उसके बारे में बात करूँगा मैं, वेलवेट रेवोल्यूशन के बारे में। सो पहला रीज़न तो ये है, ठीक है, कि वो बहुत हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं, उसलिए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वहाँ पे डिवाइड हो रहा है। दूसरा है कि वो कॉन्स्टेंटली अपोज करते हैं जो वेस्ट और नाटो हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन को, यूक्रेन वार में वो अपोज कर रहे हैं उसके लिए। ओके, रीजंस आर अननोन बट दे सेड दैट कि यूएस और वेस्टर्न हेल्प नहीं करना चाहिए यूक्रेन और रशिया वॉर में। और जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, ये नाजी जर्मनी के साइड लड़े थे इन द फॉर्म ऑफ वॉट, एक्सिस पावर। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो भी है एक छवि इनके डिसीजन से ही आराम से दिखती है कि ये बेसिकली एक नाजिस्ट है। ओके, और बेसिकली ये कैसे है बोले तो ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं क्योंकि वो डोमिनियन आइडियोलॉजी है, जो कि वो इम्पीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। ओके, एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा हम पढ़ते हैं इम्पीरियलिज्म क्या है। इम्पीरियलिज्म का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट इंग्लिश वर्ड, इट्स ए कॉन्सेप्ट, इट्स ए वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आप बोल सकते हैं। इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, एक पावरफुल कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने कब्जे में करती है, अपने ऑक्यूपेशन में करती है, अपने डोमिनेशन में करती है। जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया पे कब्जा करके बैठे थे ना, तो ब्रिटिश भी इंपीरियल पावर थी, बिकॉज हम ही कॉलोनी नहीं थे इंडिया ही कॉलोनी नहीं थी ब्रिटिश की। बहुत सारे और कंट्रीज़ के ऊपर भी उनका डोमिनेशन था, उनका इन्फ्लुएंस था, उनका रूल था, राइट। दैट इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स नॉट ए इंग्लिश वर्ड, आई हैव चेक्ड इन द डिक्शनरी, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। उसमें ये दो राय नहीं है। तो ये 3 रीज़न है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोवाकिया का पीएम के असैसिनेशन उनका हुआ है। नाउ वेलवेट रेवोल्यूशन क्या है? वेलवेट रेवोल्यूशन एक 1938 और 1939 में ये वेलवेट रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए आया था, उससे पहले आप देखिए यहाँ पे है, ये है अपना यूरोप है, ठीक है। अगर मैं जूम इन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है स्लोवाकिया। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज़ वेयर स्लोवाकिया इज देयर। सो आप देख सकते हैं स्लोवाकिया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ इन्हें कहा जाता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ इन्हें कहा जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो स्लोवाकिया है यहाँ पे यूक्रेन है, आप देख सकते हैं बेलारूस है, रोमानिया है। स्लोवाकिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये बात याद रखिए, और रशिया से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करती है। बट आप समझ सकते हैं ये पूरे कंट्रीज एक ज़माने में यूएसएसआर के पार्ट थे, बाद में इनका डिसग्रेशन होके ये पूरे कंट्रीज़ आए थे। तो ये भी जो स्लोवाकिया आप देख रहे हैं ना,
एक्चुअली ये स्लोवाकिया नहीं है, इसका एक उनका खुद का मैप है जो कि इस तरीके से था एक ज़माने में। ये आई एम नॉट प्रॉपरली ड्राइंग इट बिकॉज यहाँ पे उस तरीके से मैप है नहीं। तो ये एक ज़माने में एक ही कंट्री थी जिसका नाम था सेजोस्लोवाकिया। ओके, स्लोवाकिया, इस तरीके से स्पेलिंग को माफ़ कीजिए, ठीक है, सेजोस्लोवाकिया था। तो उसके बाद में 1938 में यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। क्या थी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज रशिया का इन्फ्लुएंस था तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एक तो चीज़ आप जानते हैं कि वहाँ पे एक नोबल क्लास होती है, एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एक एलाइट क्लास होती है, वो पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं, ठीक है। और कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली होता है एमंग द पॉपुलेशन। ऑब्जेक्टिव तो उनका अच्छा होता है बट उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है और क्रिटिसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सोशलिज्म और कम्युनिज्म में होता क्या है, एक क्लास होती है पूरी कंट्री को गवर्न करती है। ऑब्जेक्टिव उनका अच्छा ही रहता है कि सबको रिसोर्सेज मिले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, बट ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में एक ऐसी क्लास क्रिएट हो जाती है जिसको पॉलिटिकल क्लास कहा जाता है, जिसको एक ऐसी रूलिंग क्लास कहा जाता है। ये रूलिंग क्लास रहना, बाकी के पूरे उनके अंडर काम करना, दिस इज़ नॉट सॉर्ट। अभी के मॉडर्न टाइम्स में ये नहीं चलता है, राइट। तो यहाँ पे 1938 टू 1939 में एक रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पे स्लोवाकिया में, और ये पूरे कंट्रीज़ बाद में स्लोली आप देख सकते हैं, स्लोवाकिया बना, फिर हंगेरी बना, फिर रोमानिया बना। ये कंट्रीज़ वो रेवोल्यूशन में सक्सेस हुए थे और वो रेवोल्यूशन पीपल से आया था और पीपल ये डिमांड करे थे कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ये पूरी कंट्री को गवर्न कर रही है तो उन्हें चाहिए इंडिपेंडेंट, उन्हें चाहिए डेमोक्रेसी, उन्हें चाहिए फ्रीडम। सो दे डोंट वांट टू लिव इन व्हाट, कम्युनिज्म में वो लोग नहीं रहना चाहते थे। तो ये रेवोल्यूशन वेलवेट रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसका और एक भी नाम है, वी कॉल इट एज ऑल्सो गोल्डन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। जो मिडिल ईस्ट में हुआ था, जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हुआ था, उसका रेवोल्यूशन का नाम था टूनिशिया रेवोल्यूशन, क्योंकि टूनिशिया से शुरू हुआ था। एंड दैट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जैस्मिन रेवोल्यूशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत रेवोल्यूशंस भी आए हैं, ठीक है। तो स्लोवाकिया इस तरीके से अलग हुआ है आफ्टर दी 1993 में बना है ये स्टेट, क्योंकि उनकी बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई थी, वो लड़ाई सक्सेसफुल होके, देखो आप देख सकते हैं सेजोस्लोवाकिया इतना इनका एरिया था 1938 तक। बाद में ये कंट्रीज तुड़ के अलग अलग बने हैं एंड दे हैव नाउ एस्टेब्लिश व्हाट डेमोक्रेसी, वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। सो ये है हमारा वेलवेट रेवोल्यूशन। तो हम देखें हैं कि मोदी जी का क्या रिस्पॉन्स था ये असैसिनेशन में, ये हमारा हो चुका है। और टॉपिक्स हम क्या डिस्कस करने वाले थे, रीज़न ऑफ असैसिनेशन हो गया है, 3 रीजंस थे। और वेलवेट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, कब शुरू हुआ था और किसके वजह से शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको निकालना था, तो लोग ही रोड पे आके वी वांट फ्रीडम, फिर वो लोग ही आके बोले कि वी डोंट वांट कम्युनिज्म, पावर शेयरिंग होना चाहिए, एक ही क्लास रूल नहीं करना चाहिए। तो वो सब होने के बाद में ये कंट्रीज़ स्लोली इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी में तब्दील हो गए और कन्वर्ट हो गए। दे गॉट व्हाट दे एस्टेब्लिश एज ए सेपरेट कंट्रीज़। यहाँ पे एक बात आती है ऑपरेशन ग्लेडालियो। ऑपरेशन ग्लैडियो ये ऐसा ऑपरेशन है जो कि नाटो और CIA, ओके, नाटो के जो भी इंटेलिजेंस, जो अपने मूवीज़ में हम देखते हैं ना, जेम्स बॉन्ड मूवीज़ में देखते हैं, हम बहुत सारे मूवीज़ में देखते हैं कि वो सीक्रेटली US के अमेरिकन एजेंट्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके बड़े बड़े जो भी थ्रेट्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, और कोई गवर्नमेंट को गिराने की कॉन्स्पिरेसी होती है, वो जाके क्या करते हैं वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को किस तरीके से सर्व करता है वैसा डिसीजन लेके वहाँ पे पूरे चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। सो ऑपरेशन ग्लैडियो ये ऐसा, इट हैज़ ए कनेक्शन विद द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन स्लोवाकियन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ऑन 15 में। तो ऑपरेशन ग्लैडियो में नाटो और CIA को ब्लेम किया जा रहा है, US को, जर्मनी को, ब्रिटेन को, इटाली को, उनको ब्लेम किया जा रहा है कि ये ऑपरेशन ग्लैडियो जो भी है ये एक सीक्रेट कोड नेम है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये क्या है, एक सीक्रेट कोड नेम है जो कि जिससे नाटो और CIA ऐसे ऑपरेशंस करते हैं अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स को मार देते हैं, प्रेसिडेंट्स को मार देते हैं, एट दी एंड उनके इंटरेस्ट को जिस तरीके से वो सर्व करना चाहते हैं वैसा डिसीजन लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है मीडिया में पूरे वहाँ पे कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट जो भी हुआ है वो ऑपरेशन ग्लैडियो के कनेक्टेड ही है। एडिशनली टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्डोगन ऑल्सो कन्वीन्ड ए इमरजेंसी मीटिंग ऑन 14th and 15 May 2024, ओके, रिस्पॉन्डिंग टू द वार्निंग्स ऑफ ए कूप अटेम्प्ट सिमिलर टू द वन इन 2016। ओके, टर्किश में भी कूप आने वाला है, मीन्स वहाँ पे इनको निकाल के, टर्किश के प्रेसिडेंट को निकाल के किसी और को बिठाने की कोशिश की जा रही है। कभी भी कूप हो सकता है, कभी भी इनकी भी हत्या हो सकती है। सो ये जो ऑपरेशन ग्लैडियो है, क्योंकि टर्की इज़ वेरी अगेंस्ट टू इज़राइल और वो नहीं सुन रहा है,
है तो आप समझ सकते हैं कि इसराइल की हमास की वॉर चल रही है, टर्की उसमें इंटरफियर होते रहता है, और टर्की नाटो पावर भी है। रेसेप तैयब अर्दोगान सुन रहे नहीं है नाटो के अंदर है कि भी नहीं सुन रहे हैं, और हम इसराइल को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कई बार। तो इस वजह से इनको भी निकालने के कोशिश में है। ऑपरेशन ग्लैडियो में नाटो सीआईओ अगर ये मर जाते हैं, कोई और इनकी जगह पे बैठता है, तो उसको वो आराम से इन्फ्लुएंस करके भाई ये कर, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, वो वहाँ से डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स। सो ये पूरा ऑपरेशन ग्लैडियो एक सीक्रेट कोड नेम है जहाँ पे नाटो और सीआईए के इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस पर्सन इस तरीके से काम करते हैं कि पूरे यूरोप में वो पूरा इंटेलिजेंस देखकर कहाँ पे क्या करना है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, कहाँ पे क्या रोकना है, वो पूरा देखते रहते हैं। ओके, दिस हैज सडनली स्पार्क ग्लोबल इंटरेस्ट इन नाटो सीआईए। सीक्रेट टेरर आर्मी है ये। ओके, टेररिस्ट काम भी करती है ये। ऐसी एजेंसी है जो कि बम ब्लास्ट कर देती है, ऐसी एजेंसी है, ये ऐसे काम करते हैं जहाँ पे पूरा स्टेट गवर्नमेंट्स को गिरा देते हैं, ये कंट्रीज़ को गिरा देते हैं। ठीक है, ये ऐसी सीक्रेट आर्मी है। देखने में तो नाटो और सीआईए बहुत एडवांस सीक्रेट एजेंसीज लगते हैं, बट इनके पास एक टेरर एक एंगल भी है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन ग्लैडियो वॉज अ कोड नेम फॉर दी what I say is that clandestine is nothing but एक चीज़ के लिए हम कुछ और नाम यूज़ करते हैं ना, वो clandestine कहते हैं। ऑपरेशन ग्लैडियो is also called as stay behind operation of armed resistance that were organized by Western Union. आर्म रेसिस्टेंस मीन्स कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उससे गोला बारूद से मारेंगे। ओके, स्टे बिहाइंड मीन्स ये ऐसी एजेंसी है कि जो सामने नहीं आती है, बाहर पीछे रह के, शैडो में रह के पूरे ऑपरेशंस, पूरे नाटो के और यूएस को जिस तरीके से फ़ायदा होता है उस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं। ये फाउंडेड बाई वेस्टर्न यूनियन, जो अभी का यूरोपियन यूनियन है, एक ज़माने में उसको वेस्टर्न यूनियन कहते थे, फाउंडेड इन द ईयर 1948 एंड सब्सिक्वेंटली बाई नाटो इन द ईयर 1949 एंड द CIA established in 1947। आप देख सकते हैं कि पूरों का सीक्वेंस एक ही जैसा है, वन बाय वन। ओके, एंड इट वाज फाउंड इन कोलैबोरेशन विद सेवरल यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जब रशिया यूक्रेन की एक्सिस अलाइड जब वार्स हो रहे थे, कोल्ड वॉर फिर चलना शुरू हुआ था बिटवीन रशिया एंड यूएसए, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन ग्लैडियो शुरू हुआ था। Although Gladio specifically refers to the Italian branch of NATO stay behind organization, Operation Gladio is used as an informal name of all of them. Stay behind operations were prepared in many NATO member countries and in some न्यूट्रल कंट्रीज ऑल्सो। सो ये जो नाटो के जो स्टे बिहाइंड ऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे कंट्रीज़ में अपने ओन ऑपरेशंस सक्सेस होने की देखते हैं, और वो ऑपरेशन बेसिकली नाटो कंट्रीज़ को हेल्प होगा या यूएस को हेल्प होगा। तो इनका पूरा फंडा ये है कि आगे मत दिखो, दूर से, बाहर से, पीछे छुप के पूरे ऑपरेशंस करो, पीएम को भी मार दो, प्रेसिडेंट को भी मार दो, कंट्रीज़ में पूरी गवर्नमेंट ही बदल दो। तो ये पूरे काम करते हैं, बट किसी को इसके बारे में पता नहीं है। ओके, ये ऑफिशियली बोलेंगे भी नहीं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, बट ये ऑलरेडी प्रूवन है कि ये नाटो सीआईए लेड एक स्टे बिहाइंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन ग्लैडियो। दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। आई विल कम विद नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल में देखेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।